चलिए देखिए, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं? सिविक्स। सिविक्स का सेकेंड चैप्टर। सिविक्स का कौन सा चैप्टर? सेकेंड चैप्टर देखेंगे, है ना। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे और इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए चैप्टर का नाम क्या है? संविधान का निर्माण, मैंने संविधान निर्माण। संविधान निर्माण, तो संविधान निर्माण मतलब क्या कि उसके निर्माण में कौन कौन से लोग भाग लिए हैं, इसके निर्माण में क्या कौन कौन से लोग क्या किए, भाग लिए थे, वो चीज़ देखना है। और साथ ही साथ मतलब इसको निर्माण करने में कितना समय लगा, नहीं लगा, क्या बहसें हुई, नहीं हुई, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर में देखने ही क्या क्या वाले हैं, इसी चीज़ को अभी देखेंगे। पहले नहीं समझे बात को? मैंने इस चैप्टर में क्या देखेंगे, जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा और ये आपके स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, किन्हीं को कोई आपत्ति? अनुआ बढ़िया से पढ़ी होगी, नहीं तो बड़ी ठठे वो। देखिए परिचय तो लिखा हुआ है, पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। लोकतंत्र में मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है, ये आप लोग पिछला चैप्टर में क्या कर चुके थे, देख चुके थे। कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है ना। कुछ बुनियादी क्या है, नियम है जिनका पालन किनको करना पड़ता है, नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना होता है ना। नागरिक को भी उसको पालन करना पड़ता है, कुछ कुछ जो अधिकार नियम कानून है उसको नागरिक को भी करना पड़ता है, और कुछ कुछ किसको करना पड़ता है, सरकार को भी करना पड़ता है। कि सरकार और क्या नागरिक दोनों को ही क्या करना पड़ता है, कुछ मर्यादा, कुछ बुनियादी नियम का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है कि नहीं, पालन करना पड़ता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। और ये सारा नियम जिस जगह, जिस पुस्तक, जिस कॉपी, चाहे जो बोलिए, उसमें लिखा जो गया है उसी को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। समझे कि नहीं? ये सभी नियमों के सम्मिलित रूप को, सब मिला के जो रूप है, मिला के जो नियम जहाँ लिखा गया है उसी को क्या कहा जाता है, संविधान कहते हैं। संविधान नहीं, संविधान, इस बिंदु का भी उच्चारण करना चाहिए। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान का नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। संविधान जो है कि सरकार का क्या कामकाज होनी चाहिए, नागरिक का क्या अधिकार होनी चाहिए और सरकार की क्या शक्ति होनी चाहिए, ये सारा चीज़ जो डिस्क्राइब किया गया है वो कहाँ डिस्क्राइब किया गया है, कहाँ पे किया गया है, संविधान में। कहाँ पे? संविधान। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहली बात है कि संविधान की जरूरत क्यों होती है। क्या हुआ? Why are you laughing? हंस क्यों रहे आप लोग? हाँ, मैं अपने अपने हंस रहा है कि पढ़ाने का तरीका से हंस रहा है? तो ऐसे कोई देखता है? चलो देखो, तो ऐसे देख रहा था मैंने, हम लोग 15 ईयर का हो गया, टोटो वाला कहानी ज़्यादा सीरियस ले लिया कि। तो देखो संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो संविधान की जरूरत आपके दिमाग से, चलिए अभी हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, क्या संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं। अब जैसे संविधान जो है, संविधान की जरूरत क्यों होती है ये देख लिए, संविधान बनते कैसे हैं ये भी देखना पड़ेगा। अब बनता कैसे बनता, मैंने कुछ भी लिख दो रे, हमारा मन किया रे एक नियम लिखने का, लिख दो रे, ऐसे हो गया क्या संविधान बन गया? नहीं ना होगा ऐसे जी, कोई नियम कानून होगा। उन्हें कौन बनाता है, कौन बनाता है? ककरो पागल का रोडवा में चल रहा है, वो बेल्डी वाला संतोष ओकरा उठा पकड़ लो, रेडी वाले के नहीं चलता है, वो बढ़िया बंद करो रे सटल नहीं, तो उसको उठा के बोल रहे हैं बना दीजिए संविधान। अरे बहुत पढ़ा लिखा लोग जानते हैं, बेल्डी वाला संतोष नहीं जानते, वो रोडवा में घूमता है, एक रेडियो ले लेता है ऐसे करके, हेलमेट पहन लेता है ना, और हेलमेट पहन के और घूमते रहता है। कौन कौन देखा है उसको? बेल्डिया के नो कहाँ के, और हेलमेट लेके पूरा ऐसे करके रोडों में चलता है ऐसे हेलमेट पहन के पूरा, है नहीं पैदल ही। ठीक है, तो उसको बोल दीजिएगा आप क्या बनाइए, संविधान बनाइए। संविधान बनाए नहीं तो ऐसे तो आप किन्हीं को भी नहीं बोल सकते कि संविधान बना दीजिए।
और किस तरीके से बनाता है, किस तरीका से। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। तो यही सब बात हम लोग करेंगे कि संविधान की जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो आपको पता चला कि कोई भी चीज़ लिखित रहता है तो उसका क्या होता है, माना जाएगा। नहीं तो 5 साल अभी सरकार रही, 5 साल के बाद कोई आएगा बोलेगा जितना भारत हमारा को, अरे बाप रे, तो रे तो क्या कर पाइएगा, कुछ कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। अब कोई लिख दिया है ना, कोई नियम लिखा हुआ था पत्र भेजने का, कोई क्या भेजने का था, नियम लिखा हुआ पत्र भेजने का। पत्र मैंने समझता है ना, यहाँ से वहाँ जो पत्र भेजता था है ना, पत्र भेजने का जो है कि आज जो अभी कॉल करके पूछ लेते हैं हम लोग, पत्र भेजता था, तब पत्र भेजता था, तब पत्र भेजने वाला नियम और कुछ दिन के बाद कहीं रहेगा। एक एग्जाम्पल के लिए, चाहे अभी कम हो गया कि नहीं हो गया, कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देता है उस पर, नहीं देता। तो ये नियम की अब धीरे धीरे जरूरत नहीं है, कम हो गया, या तो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल था, मैं जरूरी नहीं है कि मैंने ये खत्म हुआ या नहीं हुआ इसका, लेकिन इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी अब क्या है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर सकते हैं, उसको हटा दीजिए। तो हटा देंगे तो नया चीज़ ऐड होगा कि नहीं। अब नया चीज़ आजकल का नियम बन रहा है, आप फेसबुक में किसी को गलत मैसेज कर दिए, आप किसी को इंस्टा में किसी को गलत मैसेज कर दिए, तो उसके लिए भी आपको क्या करवाया जाएगा, उसके लिए अब कानून बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। आप बन भी गया है, ऐसा कुछ बनेगा क्या। तो वो नया चीज़ जुड़ा या नहीं जुड़ा, तो नया चीज़ आया तो नया, तो वही चीज़ बोल रहा है कि यदि स्थिति बदल रही है, यदि स्थिति क्या हो रही है, बदल रही, तो स्थिति बदलने के अनुरूप, स्थिति बदलने के अनुरूप क्या संविधान को भी हम कुछ बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। संविधान को नहीं, संविधान के में बना हुआ नियम कुछ बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। हाल के दिनों में संविधान बनाने का जो नियम कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे लास्ट 2015 में सब कुछ बन के तैयार हुआ। 2015 में महिलाओं को वोट देने का क्या हुआ, अधिकार, दक्षिण अफ्रीका। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे जो दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ। क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान निर्माण, वो सिर्फ भारत का नहीं पढ़ रहे, सिर्फ भारत का नहीं पढ़ रहे, है ना। वहाँ पे हम लोग अभी कारण देखें कि संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनता कैसे है, संविधान बनाता कौन है, उसमें कौन सी बातें लिखी जाती है, उस बात को क्या बदल सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन सिर्फ भारत देश के लिए नहीं पढ़ना है, और भी देशों के लिए पढ़ना है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग शुरुआत करेंगे, वो शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से शुरुआत करेंगे, दक्षिण। और मैं आप लोगों को बता दूं, दक्षिण अफ्रीका का जो हम लोग अभी कहानी पढ़ेंगे, वो कहानी पढ़ने के बाद ये आपको ध्यान में रखना है, कहानी पढ़ते समय उसको ध्यान में रखना है। एक नेल्सन मंडेला करके नाम आएगा, अभी देख लीजिएगा कौन है नहीं है, ठीक है, नेल्सन मंडेला। उनका कहानी 10th क्लास में इंग्लिश में दूसरा चैप्टर में, उन्हीं का कहानी सेम टू सेम कहानी किस में है, दूसरा चैप्टर में कहानी है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में वहाँ बोलता है अरे मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ जानता नहीं है नेल्सन मंडेला के बारे में, तो वहाँ पे कहानी पढ़ने में उन लोगों को मज़ा नहीं आने लगता है। तो यहाँ पे आप यदि जानेंगे तो वहाँ पे मज़ा आएगा, और नहीं जानेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, सजा लगेगा, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे। जब हम पढ़ लेंगे दक्षिण अफ्रीका के बारे में, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के मौलिक विचार के बारे में, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग को पता चल गया मतलब जो हम लोगों को कैसे पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोग को हम लोग जान सकेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान बनाता कौन है ना, संविधान में क्या लिखा जाता है,
ठीक है। फिर संविधान में क्या बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं नियम को, ठीक है, ऐसा। तो इसको जो शुरुआत करने वाले हैं वो कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं? दक्षिण अफ्रीका। और ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपका दिख रहा है आपके स्क्रीन में, आपके सामने, आपके घर में, आपके गली की, और क्या क्या बोलेंगे जी, आपके घर में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में आ गया आ गया आ गया। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की कहानी आ गया, ठीक है। तो कहाँ आ गया? आपके घर में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके नज़रों के सामने, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं ये कौन मंडेला? क्या? नेशनल मंडेला नहीं बोल दीजिए, है ना, नहीं तो को नेल्सन मंडेला, नेल्सन यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए, तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, दक्षिण अफ्रीका में क्या बात था समझिए। मैं आपको हल्के से ऐसे बता देता हूँ पहले, उसके बाद कहानी शुरू। देखिए, इसमें बात ये था कि जो गोरे लोग थे और काले लोग, है ना, तो यहाँ पे गोरे को बोला जाएगा श्वेत, और काले लोग जो, उसको क्या बोला जाता है? अश्वेत। तो श्वेत लोग और क्या? अश्वेत लोग, गोरे लोग और काले लोग। इसमें मतभेद था। श्वेत को लिख दिए कौन सी? स्वते, नहीं, ये बात नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाता है मिस्टेक से। तो श्वेत और क्या है? अश्वेत। तो ये जो है कि यहाँ पे शासन जो चलता है अफ्रीका में, सिर्फ किनका चलता है? श्वेत लोगों को। अश्वेत लोगों को शासन करने ही नहीं दिया जाता था। कोई राजा, माने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ बन ही नहीं सकता था, समझे कि नहीं। तो ये आंदोलन बहुत संघर्ष की, यहाँ तक कि यदि बस उसमें चलते थे ना, तो बस में यदि सीट में बैठे हुए हैं काले लोग, अश्वेत लोग बैठे हुए हैं, और कोई गोरा चमड़ी वाला आदमी आ गया, मतलब श्वेत लोग आ गया, तो उसको उस सीट को क्या करना पड़ता था? खाली करना पड़ता था कि बैठने दो रे। जैसे हमारे यहाँ खाली करता है कुर्सी, तो क्यों खाली करता है? मान लिया आप लोग बैठे हैं, मैं पहुँच गया, तो खाली करेंगे तो क्या डर से खाली करेंगे? नहीं, क्यों खाली करते हैं? एक इज्जत। लेकिन वहाँ पे इज्जत नहीं, वहाँ किसके लिए खाली करना पड़ता था? डर से, कि तुम खाली करो, हम खड़ा हैं, तुम खाली करो, ऐसा, समझे कि नहीं। तो ये सब बहुत सारे वहाँ पे अत्याचार था, तो उस चीज़ को ख़त्म किया गया, और फिर नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति अश्वेत लोगों में बन गए, समझे ना, वही कहानी। मैंने गोरों के प्रभुत्व, ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? नेल्सन मंडेला, कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है, और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें। सभी लोग पूरा कैसे रहे? और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। और सबको कैसा अवसर उपलब्ध हो? समान अवसर। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, है ना। और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं दिनेश सर, समझे कि नहीं? अच्छा चलो, तो ये कौन बोल रहे थे? नेल्सन, ठीक है। यह नेल्सन मंडेला का कथन है। ये जो ऊपर है वो किसका कथन है? अरे कितना लंबा, हाँ, तो ये इनका कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। इस पर कैसा मुकदमा चलाया था? देशद्रोही, कि देश का ये द्रोही है, देश को बर्बाद करके रखा है ना। इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और इसको जेल में डाल दिया था। कहाँ डाल दिया था? है ना। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। कौन कारावास? आजीवन कारावास की सजा दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था, है ना। उसको क्या, अगले 28 साल तक 1964 में उसको और 7 अन्य साथियों को, ध्यान में रहे, नेल्सन मंडेला को और 7 अन्य साथियों को 1964 में कहाँ पे डाल दिया बबुआ? जेल में डाल दिया। किस जुर्म में डाला गया था? देशद्रोह। किसके जुर्म में? देशद्रोह, कि देश का ये द्रोही है, देश को बर्बाद कर देगा, देश की बर्बादी करने के लिए ये
मतलब कार्य कर रहा है, इस वजह से इसको 1964 में डाल दिया। और सिर्फ इन्हीं को नहीं डाला गया, 7 और अन्य लोगों को भी डाल दिया गया। और अगले 28 वर्षों तक वो कहाँ पे रहे? जेल में ही रहे। दक्षिण अफ्रीका का सबसे खतरनाक, सबसे भयावह जेल रॉबिन द्वीप। कौन सा द्वीप? रॉबिन द्वीप, है ना। वहाँ पे जेल में इसको क्या कर दिया गया? कैद कर दिया गया। कैद नहीं, कैद, ठीक है। अब देखिए ये बात थी रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। तो अब देखिए, तो वो रंगभेद जो था, रंगभेद मैंने समझे ना कि जो गोरा और काला, मैंने श्वेत और क्या अश्वेत, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। तो रंगभेद नस्ली भेदभाव का आधारित उस व्यवस्था का नाम है, रंगभेद की नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई है। विशिष्ट तौर पर क्या चलाई गई? दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। यूरोप के कौन से लोग? गोरे लोगों ने इसको लादी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने, यूरोप से जो कंपनी आई थी 17वीं और 18वीं सदी में, वो आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया था, जैसे कि किसको बना लिया था? भारत को बनाया था। उसी प्रकार से किसको बनाया था? किसको बनाया था जी? दक्षिण अफ्रीका को। कुछ भी बोल देता है। पूछेंगे मम्मी का नाम क्या है, तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? रे पापा का नाम बता दिया तो बोले अच्छा। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए, है ना। लेकिन भारत से उल्टा वहां पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, गोरे लोग वहां पे जाके क्या हो गए? बस गए। मैंने वहीं रह गए, वहां से बन गए जो देखिए होगा, बड़ी दिक्कत वाला बात था, ठीक है। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। जो वहां पे शासन व्यवस्था था उसको क्या कर लिया? अपने हाथों में ले लिया। हाथों में ले लिया मैंने हाथ में लेकर घुरे लगा, मैंने सारा शासन अपने कब्जा में कर लिया, ठीक है। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। और रंग भेद की जो राजनीति ने लोगों को क्या किया? उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर क्या कर दिया? बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। जो वहाँ के जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे उन लोगों का रंग कैसा था? काला। और जो लोग कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे, है ना। यूरोप से जो व्यापारी करने आए थे वे लोग कैसे थे? गोरे लोग थे। तो ये काले और गोरे में वो पूरा समाज क्या हो गया? बट गया था। समझ में आ रहा है या नहीं? तो रंगभेद को हम लोग समझ रहे हैं कि रंगभेद कैसा था, ठीक है। अब आगे उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। बुरा है क्या कि अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा कितना है? 3/4। 3/4 मैंने समझ रहा है, 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा। माने एक रोटी है, एक रोटी का यदि हम 4 टुकड़ा करें तो 4 टुकड़े में से 3 टुकड़ा जो है जितने बराबर, उसी प्रकार से यदि पूरा समाज को 4 भागों में देखा जाए तो 3 भागों में सिर्फ कौन से लोग थे? यानी कि संख्या तो इन लोगों का ज़्यादा था कि नहीं था, ठीक है। तो जीता एक दिन लेट से, तो लेट से एक दिन नहीं जीता, की दिक्कत? भैगल है। हाँ तो बेरिया, अच्छा जो एकरा काल दोबरा की 4 बार एकरा पड़े हुए ठोक बजाए। आजा ठीक हो। नानी है मेरी, समझे ना, इस वजह से चलते रहता। एक दिन आए बोले कि हमने दे एको पंखा कितना तो नहीं, 4 को पंखा दो बैठने। क्यों हुआ? ये बुरा नहीं मानेंगे, इसको कुछ बोलेंगे कोई दिक्कत है? क्या लिखी रहे इसका टाइम? आप लिख दीजिए 3/4, हम समझ लेंगे। और वहाँ पे ऐसे राउंड कर दीजिए थोड़ा सा, निचुआ हमारे लिखिएगा, बार बार बोलते हैं तो हाँ
देखिए, तो इन लोगों को क्या अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, जो दोनों चमड़ी मिला गया उसको क्या बोल दिया, रंगीन चमड़ी। हाँ, रंगीन चमड़ी माने कलरफुल वाला आदमी हो गया, सतरंगी रे नहीं, इंद्रधनुष जैसा हो गया कि अरे रंगीन मतलब जो मिला जुला के है उसको क्या बोलते हैं, रंगीन चमड़ी। अब मिला जुला के मैंने ऐसे कुछ थोड़ी है कि इतना दूर यहाँ गोर होगा इतना दूर यहाँ कार होगा ऐसे कुछ थोड़ी हो, मतलब नॉर्मल एक होता है ना, काला भी नहीं गोरा भी नहीं। उन्हें क्या कहा जाता था। और भारत से गए लोग भी थे, और उसमें कुछ लोग भारत से भी गए थे। तो भारत वाला आदमी रंगीन आदमी है। कौन आदमी है उसमें, इन्होंने गोर भी नहीं है और क्या नहीं है, काला भी नहीं है, कार भी नहीं है गोरा भी नहीं है और क्या नहीं है, काला भी नहीं है। क्या नहीं, कैसा है, रंगीन है। कैसा है, गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। मतलब गोरा अपने को, खुद को छोड़कर दूसरे को क्या मानते थे, नीचा और छोटा मानते थे। तू लोग इंसान है, चल कदम चल। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। वोट भी डाल कौन लोग, गोरे लोगों के अलावा, क्योंकि वहां रंगीन लोग भी थे, भारत के लोग भी थे और अश्वेत भी लोग भी थे। तो इन सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो सिर्फ यानी कि गोरे लोगों को ही वोट डालने का क्या था, अधिकार। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। अब देखिए, जैसे अश्वेतों के लिए ये खास तौर से क्या था, दमनकारी था। 3/4 जनसंख्या है, इतना आदमी है और उस पर दबाव है कि नहीं, तुम लोग आदमी को चुन नहीं सकता है, शासक को चुन नहीं सकता। तो बहुत बड़ी दिक्कत वाला बात था। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। आप उन लोगों की बस्ती में बस भी नहीं सकते थे। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। यदि उनको इजाज़त है, परमिट मिलता था कि उस गांव में काम करना, तभी जाके काम भी कर सकता था, नहीं तो काम भी नहीं कर सकता था, है ना। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों को कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। हर एक जगह इन लोगों का कैसा इंतजाम था, अलग अलग। हर एक जगह जहाँ कहीं भी जाता था इसको अलग अलग क्या था, इंतजाम दिया गया था। इसको साथ में रहने का कोई अधिकार नहीं था। इसे पृथककरण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, पृथककरण कहा जाता था, या तो क्या कहा जाता था, अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। काले लोग जो हैं, काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके लिए क्या नहीं जा सकते थे, गिरजाघर में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। पूरा क्या 1950 से ही अश्वेत, कौन, अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की, है ना, विरोध प्रदर्शन किया और क्या किया, हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले, है ना, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले, अफ्रीका का एक नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए और यही विरोध करने के लिए कि जो गोरा और काला में, है ना, यानी कि गोरे लोग जो बाकी जितने भी लोग हैं, श्वेत और क्या, अश्वेत। अब यहाँ काला प्रयोग करेंगे तो क्या हो गया, काला प्रयोग हो गया सिर्फ काले लोगों के लिए। लेकिन जब अश्वेत बोला जाता है तो श्वेत के अलावा सब बाकी हो गया। बात समझे या नहीं समझे, जितना भी आ गया अश्वेत में आ गया, माने जो गोरा नहीं है। अश्वेत का मतलब क्या हो गया, जो गोरा नहीं है, सब आ गया। और जब काले बोलते हैं तो सिर्फ काले लोग आते हैं, रंगीन लोग उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो उन लोग क्या किया, अश्वेत लोग जो झंडा था, है ना, उस सामने आगे एक पार्टी समूह में, है ना, नेशनल क्या था, नेशनल कांग्रेस पार्टी, है ना, कौन, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, उसके झंडे के सामने, अफ्रीकी झंडे के सामने वो सभी लोग आए समूह। इनमें कई मजदूर संगठन और
कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए। अब सिर्फ इसमें आपका अश्वेत लोग ही नहीं थे, मजदूर वगैरह जितने भी लोग थे वो सारे लोग शामिल थे, और साथ ही साथ कोई पार्टी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थे। और बता दूं मैं, इसमें गोरे लोग भी कुछ लोग शामिल थे, जो लोग चाहते थे कि जो मतभेद है ना सर, जो भेदभाव है उसको क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए। वे लोग भी उसमें क्या थे, शामिल थे। ठीक है, और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन क्या रखा, जारी रखा। उन्होंने जारी रखा अपना शासन और अपना काम नहीं कर रहा था। तब देखिए एक नए संविधान की ओर जब इधर गया, वो सब जारी रखा, नए संविधान की ओर कैसे गया जानिए। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया, जब संघर्ष और विरोध पूरा क्या होते गया, बढ़ता गया, तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती है, जोर जबरदस्ती से अपना कायम नहीं रख सकती। अब कोई भी नियम कानून जो बनता है, नियम कानून बनता सभी का एकदम सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्या हो गया, कि किसी के साथ क्या हो गया, गलत होगा, किसी के साथ क्या होगा, सही होगा। जैसे अभी एक पॉइंट पे जो बहस हुआ हमारे यहाँ मेरे ऊपर, तो उसको छोड़िए। एक क्या है, इसका नियम सबको जानना चाहिए कि जैसे मान लीजिए किसी पर नियम लागू होता है, तो क्या नियम लागू होगा, कि जो शुरू से चलता आ रहा वही नियम लागू होगा। नहीं, आज कोई नियम लगेगा क्या, आज ऐसा नहीं है कि कोई नियम यदि आज बनता है तो ऐसा बनेगा कि आज तक जितना गलती किया, चाहे जो सही किया, आज तक जो था, अभी तक जो था, उसमें पहले वाला नियम लगेगा। और अभी के बाद, अब से यदि नियम बन रहा है तो अभी के बाद यदि कोई गलती होता है तो वहाँ पे दूसरा नियम लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। छोड़िए, अपना पर्सनल मैटर इसमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नियम की बात आई, इस वजह से मैं कानून के यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जोर जबरदस्ती जो किया जा रहा था, किस पर किया जा रहा था, अश्वेतों पर। किस पर, अश्वेतों पर। वो अश्वेत लोगों पर जोर जबरदस्ती अब उन लोगों को लगने लगा, गोरे लोगों को, श्वेत लोगों को, कि अब हम ज़्यादा दिन तक जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। इस वजह से वो अपना नियम क्या करने चालू कर दिए, बदलना शुरू कर दिए। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदी उठा ली गई। जैसे मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, पाबंदी लगा दी, उसको हटा दिया। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध हटा दिया। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका क्या हो गया, गणराज्य का नया झंडा लहराया। गणराज्य का क्या लहराया, नया झंडा लहराया। ठीक है, और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। और जिस प्रकार से कब बना, 1994, 26 अप्रैल 1994। ठीक है, क्या हुआ, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला, है ना। मिलीजुली सरकार का रास्ता का क्या खुला, गठन। इसमें समझे या नहीं समझे, ऐसी बात हुई। अब यह सब कैसे हुआ, आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने। यह सब कैसे हुआ, इससे पहले जो हुआ था उसके बारे में हम लोग किनके मुंह से जाने, नेल्सन। इन्होंने कहा, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमन साहत पर भरोसा था। देखिए, अब मान लीजिए कि पहले श्वेत लोग उस पर दबाया कि नहीं दबाया। अब बाद में जो है कि यदि अश्वेत लोग बोलेगा कि नहीं, हम लोग को दबाया गया था, बदला लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। तो लोग क्या करने लगे, वे लोग भी चाह गए कि छोड़ो, वो सब हुआ था समस्या, अब उसको क्या करो, समाप्त करो, लेकिन अब मिलजुल के रहेंगे। अब कैसे रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे, मिलजुल के। ठीक है, और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है
कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें। ये कौन बोल रहे हैं? नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मेरा यही कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। मनुष्य जाति पर विश्वास कीजिए, यही सबसे बड़ा क्या है? लोकतंत्र का आधार। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे, जो गोरे लोगों में क्या किए थे? जुल्म किए थे, उन्हें वे भूल जाएं। ये कहना किनका था? नेल्सन मंडेला। कि जो लोग, गोरे लोग जो भी आप लोगों पर जुल्म किए थे, उन सारी चीजों को क्या कर जाइए? भूल जाइए और क्या कीजिए? गोरों को माफ कर दें। गोरों को क्या कर दें? माफ कर दें। ठीक है। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। नए दक्षिण अफ्रीका का क्या करें? निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और वो सब बाहर चल गया कमाल है, गेट बंद करने बोले, सब कमाल के आदमी है ना। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी, दोनों ही क्या बैठी? साथ साथ बैठी और दोनों ही मिलजुल के क्या किया? संविधान बनाया। ठीक है। दोनों ने ही क्या किया? मिलजुल के क्या किया? संविधान बनाया। ठीक है। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बनाता। वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, कि कोई भी मामला यदि उसका फैसला लिया जाएगा तो उसको अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। सबकी क्या होगी? हर समस्या में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है, जिसको हम लोग पेज नंबर 30 में पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीकी संविधान में प्रस्तावना में ही लिखा गया, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। उसके संविधान से क्या करते हैं? दुनिया भर के लोग उससे क्या लेते हैं? प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, मतलब लोग उसको मतलब गंदे नज़रों से देखा था। गंदे नज़रों में क्या? कि अरे एक तो वो लोकतांत्रिक देश नहीं है, अलोकतांत्रिक देश है, उसका क्या इज्जत करना। जैसे अभी पाकिस्तान को कैसे देखता है आदमी? गंदे नज़रों से नहीं देखते हैं उसे, है पाकिस्तान जो उसका पिक्चर भी जो है, मतलब यानी कि मैप जो है, वो भी किसके जैसा है? कुत्ता जैसा है। उसको क्या देखेगा? तो शुरू से उसी तरह से भिखमंगा है। कुत्ता भी वफादार होता है। सबसे वफादार जानवर जो कौन है? कुत्ता है। और वो साला दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज आदमी निकल गया पूरा देश। कौन? और तू सबसे, उसके बाद यही आती है नंबर में, दूसरे नंबर में। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में क्या होती थी? अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ है ना। ये सारा चीज़ कब हुआ? जब सभी लोग मिलजुल के संविधान बनाया, मिलजुल के रहने लगा, तब ये सब संभव हो पाया। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझिए मंडेला ने क्या कहा था। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। कि जो आज जो क्रूर मतलब क्या होता है? एक दूसरे के प्रति एकदम निर्दय, जिसका एकदम हर्टलेस जो इंग्लिश में बोल सकते हैं, निर्दयी जो चल रहा था, है ना,
वो रंगभेदी और क्रूर और दमनकारी जो इतिहास था उसको दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। मतलब सिर्फ मेरा नहीं है, मतलब मेरा नहीं मतलब नेल्सन मंडेला का नहीं है, सभी का है। इस वजह से सभी को क्या करने की जरूरत है? एक दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है कि हम सभी लोग मिलजुल के रहेंगे। तो ये था, जितना भी हम लोग कहानी पढ़े हैं वो सारा कहानी किसके बारे में था? दक्षिण अफ्रीका का था। कहाँ का कहानी था? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कैसा भेदभाव था इसको हम लोग जाने, कि कैसे किनका शासन था इसको हम लोग जाने या नहीं जाने, और उस शासन को कैसे दोनों ने समझौता करके अपना एक संविधान बनाया, इसको भी हम लोग क्या किए? जाने। ठीक है, तो संविधान की क्यों आवश्यकता है ये हम लोग एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे हम लोग उसको जाने। अब जो है यहाँ पे हमें संविधान की क्यों ज़रूरत क्यों है इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।